एक अन्य हेटफील्ड में चेन किंगमैन ने अपने सामने लाल आंखों के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को बंद कर दिया और अनजाने में बात फ्लैग के किनारे की ओर पीछे हट गया। ट्रिपल योगदान पेंट्स माका रो बैटल फीसीची गणित मर्ज इंटेंसा। यद्यपि वह आउटर गैंग रियलिन तक पहुंच चुका है और गैंग क्यूई के साथ अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसे जटिल क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल है। चेन किंगमैन ने ये बात ध्यान में रखी कि उसे अपने परिवार के पास जीवित लौटना होगा। न केवल चेन किंगमैन बल्कि बैटलफिशिड के अन्य परिवारों के सदस्यों को भी अपने सिर के ऊपर ट्रिपिस योगदान बिंदुओं को सुनने के बाद एक ही क्लोज था। चेन हानिक्सन ने लिव के हाथ से धनुष की डोरी खींची, लेकिन वह फिर भी आखिरी काला तीर चलाने में असफल रहा। संभावित खतरे हमेशा स्पोर कैचिंग मगरमच्छों की तुलना में अधिक सतर्क रहते हैं। सामने एक वेगान ओएम वामर ने एनवेन से तीखेपन को महसूस किया। उसका चेहरा काफी बदसूरत था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपना प्रतिद्वंद्वी बदलने का फैसला किया। अब जब एनोमी दुश्मन का सामना कर रही है तो एक व्यक्ति से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। थीम टाइम सेना के हमले के निशान हाथ पेंटलाट्रॉन सेंट्रल कॉन्टिनेंट या साउथ एंड जेनेउम के लिए पर्याप्त हैं ताकि हाथ में हनीट को आगे बढ़ाया जा सके। स्लेज एक दुर्लभ चीज नहीं है। अन्य लोगों को हल करने के बाद हम ट्रॉन्ट यूएफएस में गैस्टिलम को हल कर सकते हैं। लोग हैं। दुश्मन को पीछे हटते देख चेन आई हानक्सन को राहत मिली। आखिरकार, हालांकि उसके हाथ में मौजूद तीर बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा 1 या 5 लोगों को ही मार सकते हैं। अपनी ताकत को बचाए रखना और किसी भी समय आने वाले संकटों से निपटना ही अब उसे करना चाहिए। दूसरी ओर चान हानशांग और चोन हानचोन एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। दोनों एक ही मिट्टी में हैं और एक ही वंश के सदस्य हैं। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जिससे उन्हें बत्तियों में एक अत्यंत स्पष्ट लाभ मिलता है। 2 साल की लड़ाई के बाद दोनों के बीच गहरी समझ विकसित हुई है। हालांकि अब 2 लोगों को 3 कॉन्ट्रल कॉन्टिनेंट वार्मर्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और उन्हें एस्ट्रापो करना मुश्किल हो गया था। अतएव दोनों एक ही स्तर पर कमजोर नहीं थे। योगदान बिंदुओं के प्रलोभन के तहत वे अभी भी जोंगजो वामियों द्वारा लक्षित थे और उनमें से एक वेगान क्षेत्र योद्धा था और उनमें से 3 एक ही कबीले से लग रहे थे। वर्तमान संकट का सामना करते हुए दोनों दुखी दिखे, लेकिन वे घबराए नहीं। बिखर जाना और भाग जाना केवल आपकी कमजोरियों को उजागर करेगा। केवल लड़ाई ही स्थिति को हल कर सकती है। जैसा कि चेन हर्शिंग ने कहा, दोनों ने पहले हमला करने और फिर बचाव करने की पहल की, अन्यथा आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। दूसरी तरफ चेन तियानयू ने पहले ही नन बनना शुरू कर दिया था। अपने थरू फ्लावर्स दायरे के साथ ये तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा नहीं होगा। आखिरकार इस मुख्य में योद्धाओं को युद्ध के मैदान पर भी मुख्य किले की रीढ़ माना जा सकता है और खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है। लेकिन योगदान बिंदुओं के 3 गुना दबाव में वह पहले से ही तीसरे फूल क्षेत्र से योद्धाओं की मौत का सामना कर चुका है और यहां तक कि क्यूई नियंत्रण क्षेत्र से 4थे स्तर के योद्धा हर जगह पाए जा सकते हैं। वह युद्ध से प्रेम कर सकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। यद्यपि वह परिवार का मुखिया है, फिर भी उसे इस समय भाग जाने में कोई शर्म नहीं है। इसके बजाय उन अन्य युवा आदिवासियों के बारे में चिंतित थे जो अपने शरीर में गर्म खून को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। आखिरकार युद्ध के मैदान पर क्यूई नियंत्रण क्षेत्र में योद्धाओं के दिलों में भी उतार चढ़ाव होंगे। अधिकांश योद्धा अंक अर्जित करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालते हैं। उन्हें तब पता चलता है जब वे खतरे में होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाई, 1 मिनट रुको। असल में मेरे और तुम्हारे बीच कोई खास दुश्मनी नहीं है। हम सब के अपने अपने मालिक हैं, तो फिर जिंदगी और मौत के लिए क्यों लड़ना? मेरी राय में हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे से शांति बनाए रखें और फिर से साथ आ जाएं। भाई, तुम्हें क्या लगता है? बलवान पुरुषों ने गंभीर चेहरे से कहा कि उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसके शरीर पर तलवार के कई निशान भी स्पष्ट और उज्ज्वल थे। इसके निकट पहुंचकर चेन किंगहे भी धीरे धीरे रुक गए। उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। अभी की लड़ाई में यद्यपि उसका हाथ थोड़ा भारी था, फिर भी ये परसोरी कमजोर नहीं था और उसे मारना आसान नहीं था। यदि आप केवल कम अंक अर्जित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। चूंकि यह व्यक्ति पहले से ही दिन था, चेन किंगहे इस व्यक्ति को एक मृत अंत तक धकेलना नहीं चाहता था। वह धनुष, इसे मेरे भाई के लिए एक उपहार के रूप में समझो, बलवान व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मालकिन की झलक थी। यह उसके लिए परिवार द्वारा बनाया गया एक शीर्ष स्तरीय हथियार था। यह बिना तीर के तीर चला सकता था और इसका तीर युद्ध कौशल पर एक निश्चित बोनस प्रभाव भी था, जो अन्य हथियारों की तुलना में कहीं बेहतर था। शीर्ष हथियारों के प्रकार घोड़ी के समान ही होते हैं। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह देना नहीं भी चाहता तो भी वह शायद उसे वापस नहीं ले पाता, इसलिए वह उसे दे देता। बहुत बहुत धन्यवाद। चेन किंगहे ने अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया। विदाई, ये कहने के बाद चेन किंगहे आगे बढ़े।
इतना कहने के बाद चेन किंगहे ने रुककर दूर की ओर उड़ान भरी। उसके पीछे खड़े बलवान व्यक्ति को ये देखकर राहत मिली। उसे पहले हमेशा एक पूर्ण लाभ मिला था, जिसके कारण उसने चेन किंगहे को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज की लड़ाई के बाद उसने न केवल पाया कि यह लड़का पहले से ही क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर को तोड़ चुका था, बल्कि उसकी ताकत से निपटना और भी मुश्किल था। वह प्रभावशाली तलवार ऊर्जा कई अजीब शक्तियों से भरी हुई थी। क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक योद्धा की विशेषताओं के साथ यदि लड़ाई लंबे समय तक जारी रहती है तो वह निश्चित रूप से पराजित होगा। यद्यपि उसके पास अभी भी अपने परिवार के कुलदेवता की शक्ति थी जिसका उसने प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया। कुछ देर सोचने के बाद वह केवल युद्ध बंद करने का निर्णय ले सकता था। सौभाग्य से उन्होंने ये भी देखा कि चेन किंगहे का सैन्य हमले के अंक हासिल करने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा आज एक घातक लड़ाई होती। एक शीर्ष परिवार के सदस्य के रूप में उनकी अपनी प्रतिभा काफी अच्छी है और उनका स्तर कम नहीं है, इसलिए दक्षिणी शिनजियांग के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैन्य योग्यता अंक अन्य लोगों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। बलवान व्यक्ति ने कुछ क्षण विश्राम किया और फिर युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। ये देखकर कि उसके पीछे खड़ा ताकतवर आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा है, चेन किंगहे ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और उस जगह की ओर मुड़ गया जहां उसके कबीले के सदस्य थे। इस युद्ध में दोनों ही क्षेत्रों के योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। हालांकि जनजातियों के पास आत्मरक्षा के कुछ साधन थे, लेकिन वे युद्ध के मैदान में असहाय थे और उन्हें तुरंत उनकी सहायता के लिए जाना था। आगे बढ़ते हुए चेन किंगहे ऊपर देखना नहीं भूले। अंधेरे आकाश में हवा और बादल समय समय पर रंग बदलते रहते थे तथा समय समय पर गरज और बिजली चमकती रहती थी। घूमते बादलों में दो आकृतियां दिखाई दीं। धूल उठती और गिरती रही और सुनहरे कटोरे की ध्वनि सुखद होती रही। दोनों के बीच युद्ध जोरों पर था। हालांकि वह वहां प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं था, लेकिन वह आकाश की शक्ति को देखकर उसे महसूस कर सकता था। यह निश्चित रूप से एकाग्रता की स्थिति में कोई साधारण योद्धा नहीं था। उनके पहनावे से लगता था कि वे प्राचीन काल के संप्रदायों से संबंधित थे। कम से कम आज दक्षिणी सीमा पर उन्होंने शायद ही कभी भिक्षुओं और ताओवादियों को देखा हो जो उभरते परिवारों से अविभाज्य थे। हालांकि परिवार रक्त नदी संप्रदाय के खंडहर प्राप्त कर सकते थे और इन शीर्ष परिवारों के लिए प्राचीन काल के संप्रदायों की कुछ विरासत प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा क्या वहां वुक्सियन क्षेत्र नहीं है? वहां बहुत सारे प्राचीन संप्रदाय हैं। चेन किंगहे ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। हालांकि वह पहले ही 5 क्यूई तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके और संघनित आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों उनके सिर के ठीक ऊपर हैं, लेकिन असल में दूरी काफी ज्यादा थी। जब तक वे बादलों तक नहीं उड़ते और निकट संपर्क में नहीं आते, तब तक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करना मुश्किल होगा जब दोनों पक्ष इसका इस्तेमाल करेंगे और पहले की तरह अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। लेकिन स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र में एक योद्धा भी इस स्तर की लड़ाई के लिए साहस नहीं जुटा पाएगा। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करना होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद चेन किंगहे का दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। उसने परिवार के सदस्यों पर टिड्डे के पत्तों को महसूस किया और टिड्डे के पत्ते उसकी ओर बढ़ते हुए प्रतीत हुए, जिससे चेन किंगहे ने फिर से गति बढ़ा दी। गर्म सुझाव: यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आपको अन्य वेबसाइटों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो कृपया हमें बताने के लिए नीचे दिए गए अध्याय रिपोर्ट त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें। हम इसे जल्द से जल्द संभाल लेंगे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। धत तेरी की। उस व्यक्ति को देखकर जो लगातार उसका पीछा कर रहा था, चेन हनील ने भौहें सिकुड़ी और घबराहट में आगे की ओर भाग गया। लड़ाई के दौरान ट्रिपल योगदान अंक के बारे में जानने के बाद चेन हानली के दिल में खून उमड़ आया और वह अधिक योगदान अंक अर्जित करना चाहता था। लेकिन जब उसने आंतरिक क्षेत्र में एक योद्धा को मारने के लिए 9 सितारे लिंक का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत 2 अन्य जोंगजो योद्धाओं ने घेर लिया। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल के रूप में केवल 9 सितारे लिरिक में महारत हासिल की थी, लेकिन इस युद्ध कौशल ने भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। दोनों की घेराबंदी का सामना करते हुए चेन हांडी केवल भागने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि भागते समय चेन हनील ने परिवार के प्रोफेशन कौशल और शेष बचे पत्थर के दूध का भी इस्तेमाल किया ताकि बहुत सारी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो सके। मैंने सोचा कि यदि मैंने उनमें से एक को मार दिया तो दूसरा डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि उसके ऐसा करने के बाद दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में अपनी गति बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। असहाय होकर चेन हानी केवल जल्दी से भाग सकती थी, लेकिन लगातार हमलों से उसकी आंतरिक ऊर्जा का केवल 10वां हिस्सा ही बचा था और उसके पीछे वाले व्यक्ति के बीच की दूरी कम होती जा रही थी और कम होती जा रही थी। इससे चेन हाना को थोड़ा पछतावा हुआ। वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था।
अब तक जो योद्धा बच पाए थे वे सभी अलग अलग लड़कियों के कुलीन थे और वे स्वाभाविक रूप से उसकी आंतरिक ऊर्जा की कमी को दूर कर सकते थे। विशेषकर जब उसने अंतिम तीर चलाया तो उसके बचने की संभावना समाप्त हो चुकी थी और अब उसके पास पवित्र वृक्ष से कोई सुरक्षा नहीं थी क्योंकि वह पहले ही उसका पूरा उपयोग कर चुका था। अब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। निम के पीछे से आ रहे हमले में लोन चेन हानली केवल आंतरिक ऊर्जा के अंतिम हिस्से को इकट्ठा करने और इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे वाला व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था जो उस समय चेन हरी की रोक से कहीं परे था। जब चेन हॉली निराशा में थी उसके शरीर पर बचा हुआ एकमात्र टिड्डा पत्ता चमक उठा। अगले ही पल चेन हानली ने देखा कि एक तलवार ऊर्जा सीय के पार जा रही है जिसने आसानी से इनिम के सामने हमले को विघटित कर दिया। परिचित आकृति को देखकर चोन हानली की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पुकारा, अंकल किंगहेल। इस समय उसका पीछा करने वाले व्यक्ति ने भी ये दृश्य देखा। कुछ ही दूरी पर सरपट भागती हुई आकृति को देखकर उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया और वह पीछे मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा एक और तलवार ऊर्जा निम के पीछे से आई और उसे सीधे मार डाला। इन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर के साथ साधारण इस क्षेत्र के योद्धा चेन किंगहे की तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हनली तुम ठीक हो? चान किंगहे, जिसने इस व्यक्ति से निपटा था, तुरंत चेन हनील के पास गया और पूछा, चाचा किंगहो, मैं ठीक हूँ लेकिन मेरी ऊर्जा थोड़ी अपर्याप्त है। चेन हानली की दुर्दशा को देखते हुए चेन किंगहे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये लड़ाई पिछली लड़ाई से ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन सौभाग्य से वह समय पर आ गया, अन्यथा परिवार को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती। परिवार के सदस्यों को फिर से घायल होने से बचाने के लिए चेन किंगहे ने चेन हाक के साथ जाने से पहले उसकी ऊर्जा ठीक होने का इंतजार किया। दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है और उसने अन्य परिवारों के गठबंधन को भी देखा है। इस समय टीम मिशन की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अन्य कुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करना बेहतर है। हालांकि जाने से पहले चेन किंगहे उस व्यक्ति की पहचान पत्र लेना नहीं भूला जिसे उसने मारा था। ये वह है जो योगदान बिंदुओं की गणना करने के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद वे दोनों साथ साथ चले और हर बार जब वे युद्ध के मैदान में घुसे तो वे किनारे से गुजरे। भले ही जोंगजो के योद्धा थे जो उन दोनों पर हमला करना चाहते थे, लेकिन चेन किंगहे द्वारा अपनी गति जारी करने के बाद वे जल्दी से पीछे हट जाते थे। जब वे दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़े और टिड्डे के पत्तों के मार्गदर्शन का पालन किया तो चेन किंगहे भी जल्दी से चेन किंगमैन से जुड़ गया जो क्लो था। तीनों के एक साथ आने के बाद वे वहां पहुंचना चाहते थे जहां दूसरे क्लारिसमैन थे, लेकिन सीमा चौड़ी थी और युद्ध का मैदान बहुत ज्यादा बटा हुआ था। यहां तक कि उनके हाथों में मौजूद टिड्डे के पत्ते भी दूर के डांसमैन की स्थिति को नहीं समझ पाए और चेन किंगहे भी सभी युद्ध क्षेत्रों से शांतिपूर्वक गुजरने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे पहले कि दोनों को यह एहसास होता कि हुवन और मैन की एकता की स्थिति में युद्ध चल रहा था। होलुलेसली वे तीनों केवल स्कोरेट में निष्क्रिय हो सकते थे और युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर सकते थे। जहां तक उन तीनों के एक साथ मिलकर योगदान अंक प्राप्त करने के विचार का सवाल है, चेन किंगहे ने इसके बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि उसने पहले सोचा था, परिवार को कबीले के सदस्यों के अस्तित्व और पूरी युद्ध शक्ति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। चेन को लुभाते समय किंगहे अपनी नज़र ऊपर एकाग्रता क्षेत्र में चेतावनियों के बीच लड़ाई पर डाले बिना नहीं रह सका। यद्यपि वह इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं कर सकता था, वह नियंत्रण कक्ष के चौथे स्तर से दो लोगों की चाल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लड़ाई की शुरुआत में दोनों लोगों ने धीरे धीरे हमला किया, लेकिन अब उरी दो लोगों की चाल धुंधली और अस्पष्ट हो गई है और हर बार जब दो लोग हमला करते हैं तो अजीब फेरोमेरिया उनके सिर को धक्का देते हैं। चेन किंगहे ने देखा और मोहित हो गए। पिछले 2 वर्षों में लिन ववानजू के साथ संचार हुआ है। उसके बाद चोन किंगहो ने क्षेत्रों को अनसुना कर दिया है। नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के पहले 4 लेवल्स में वॉनज अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। लिटावेन और मनुष्य की एकता के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद वे फ्रेवन और पृथ्वी की शक्ति उधार ले सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां विविध हैं और प्रत्येक योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की अलग अलग शक्तियों को समझ सकता है। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी की एक ही शक्ति का उपयोग विभिन्न योद्धाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अलग अलग शक्तियां और प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा जब योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेते हैं तो वे कुछ निश्चित वातावरण से भी प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि चेन किंगे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि की शक्ति की खेती करता है तो यदि वह पानी में है तो उसके हमले की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। यदि वह मैग्मा क्षेत्र में है तो उसकी ताकत भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में कई योद्धा अक्सर स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ शक्ति खोजना चाहते हैं जो उनके अनुकूल हो और जिसे कहीं से भी उधार लिया जा सके। लेकिन अपनी ताकत से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझना आसान नहीं है।
यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को भी इसे महसूस करने में कई साल या दशकों लग जाते हैं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और अनुभूति की प्रक्रिया में कुछ खास जगहों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, मैग्मा से भरी लावा भूमि, कुछ पवन घाटियां जो कभी समाप्त नहीं होती, तथा कुछ जल जो कोहरे से भरे होते हैं। इन स्थानों को विशेष फेंगशुई खजाने के रूप में भी माना जा सकता है और कभी कभी वे कुछ विशेष संसाधनों को भी जन्म दे सकते हैं। यदि यह एक श्रेष्ठ परिवार या शीर्ष परिवार है, तो ये स्वर्ग और मनुष्य और उससे ऊपर की एकता की स्थिति में योद्धाओं को सीधे प्रदर्शन करने की अनुमति भी दे सकता है, ताकि कबीले के सदस्य इसे करीब से समझ सकें। अपनी स्वयं की समझ के अतिरिक्त, योद्धाओं की सबसे अधिक आशा स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के सार को सीधे समझने की होती है। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा दुर्लभ है और यह उच्च परिवारों में आम नहीं है, जिसके कारण कई योद्धाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए पौष्टिक आत्मा की गोली के अलावा इस समय योगदान बिंदुओं के लिए सबसे अधिक आदान प्रदान की जाने वाली चीज स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा है। स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति तक पहुंचने के बाद अगली अवस्था एकाग्रता की स्थिति है। एकाग्रता का पहला चरण, मार्शल आर्ट का सच्चा अमृत। जब इस चरण में एक योद्धा आगे बढ़ता है तो एक सुनहरा अमृत संघनित हो जाएगा और दानतियन में गर्भाधान होगा, इसलिए इसे सच्चा अमृत चरण भी कहा जाता है। एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति को आधिपत्यशाली कहा जा सकता है। यदि समय पर्याप्त हो तो यहाँ एक श्रेष्ठ परिवार का जन्म हो सकता है। जब स्वर्ग और मनुष्य की एकता की अवस्था में एक योद्धा एकाग्रता की अवस्था को पार करता है तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। यह न केवल कार्यक्षेत्र में एक छलांग है, बल्कि जीवनकाल में भी वृद्धि है। उसके परिवार को भी कुलीन परिवार के स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता है। 1000 आपका परिवार, ये वह कोयला है जिसके लिए हर परिवार प्रयास करता है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसके पास मूर्ति अमर के क्षेत्र को प्रभावित करने की ताकत भी है। लेकिन जब चेन किंघा ने पहले इन मंजू के साथ इस बारे में बात की थी, तब भी लिन युवानजू ने अपना दिल हिला दिया था। प्राचीन काल के अंत और परिवार की समृद्धि के बाद से दुनिया में कोई मार्शल अमॉर्टल रियलिम बलवान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मार्शल अमर रीसिम स्ट्रॉन्गमैन का जीवनकाल दुनिया के बराबर नहीं हो सकता है, अन्यथा अब कोई मार्शल अमर माल्म स्ट्रॉन्गमैन कैसे नहीं हो सकता था। चेन किंगहे ने अपने सिर के ऊपर हो रही लड़ाई को देखा और उसकी आंखों में लालसा की एक झलक दिखाई दी। हो अब इम्क्यूज तक पहुंच गया है, जो ओनगिन में परिवर्तित हो रहा है। अगर उसकी किस्मत बहुत खराब नहीं है तो उसे इसमें केंद्रित स्पिंट्रोजिम तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि केंद्रित आत्मा क्षेत्र में योद्धाओं के पास अपने स्वयं के उपयोग के लिए स्वर्ग और कार्त की शक्ति को परिष्कृत करने के लिए बेगुरी है और हवा और बारिश को बुलाना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए, अतीत में पारिवारिक युद्ध के दौरान गोंग्यांग जुनवोई, जो स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र में था, एक बार कैन मॉरिस के दिमाग पर हमला करने के लिए नीचे गिर गया। ये सिर्फ इतना है कि गोंग्यांग जुनवेई टाइटन उस समय पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि उस समय खगोलीय घटनाओं पर भी निर्भर था। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट रीम तक पहुंचने के बाद ये एक पंबेम नहीं है। यहाँ तक कि चिलचिलाती धूप में भी यह अभी भी भारी टक्कर मार सकता है। जैसे ही चेन किंगहे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके सिर के ऊपर युद्ध की स्थिति अचानक सामने आ गई। दयालु चेहरे वाले भिक्षु स्के बुद्ध ने अचानक अपना मुंह खोला और सोने की गोली तुरंत उसके मुंह से बाहर आ गई। जब सुनहरा पर्वत दिखाई दिया तो सीमा के तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि शहर उज्ज्वल था और सुनहरे प्रकाश में अनगिनत सुनहरे प्रकाश तुरंत दिखाई दिए। विभिन्न रूपों वाले 80 दृष्टि वाले बुद्ध आकाश में दिखाई दिए। वे अजीब लग रहे थे और उनके हाथ क्विक उत्साह बना रहे थे, अलग अलग तरीके से घूम रहे थे, धर्म मुहर बना रहे थे, कुछ ध्यान मुद्रा बना रहे थे। लेकिन यही बात उन हुड्डाओं के मुंह से भी निकल रही थी। यह आवाज़ बहुत ही चुभने वाली थी, लेकिन इसमें हर तरह की जादुई शक्ति समाहित थी। जिसने भी ये बड़बड़ाहट सुनी, उसने ऊपर बताए गए बुद्ध की तरह भावभंगिमाएं बनाईं। इस अज्ञात ध्वनि को सुनने के बाद चेन किंगहे ने तुरंत गैंग क्यू को घुमाया, 3 टावरों को संघनित किया और इसमें चेन किंगमेंग और चेन हॉली की जांच की। लेकिन फिर भी चेन किंगहे अपने कानों में फुसफुसाहट को रोक नहीं सका और बगल में चोन हानली के चेहरे पर एक उदास भाव था और वह अपनी नाक को एक साथ रखने वाला था। हालांकि इस छत का इस्तेमाल उनसे निपटने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन प्रभाव इतना बड़ा था कि चेन किंगहे को एहसास हुआ कि यह कदम असाधारण था। इस समय भिक्षु की फी की मुस्कान भी चेन किंगहे के कानों के पास खट्टी हो गई। भाई मुचेन, तान 1000 बुद्धों के पंथ को श्रद्धांजलि देने के मेरे कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये शुद्ध भूमि संप्रदाय की महान जादुई शक्ति होने के योग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई हान ने इसे सीखा होगा। हालांकि मेरे पास एक जादुई शक्ति है। शक्ति, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भाई हान,
जैसे ही ये शब्द निकले, ताओवादी ने अपने हाथ में धूल लहराए और अपने मुंह से एक बुरी गोली थूक दी, लेकिन यह गोली सोने की नहीं, बल्कि सफ़ेद थी। जिस क्षण रोल की गोली थूकी गई, दुनिया अचानक विशाल हो गई और उस विशालता में चुपचाप सफ़ेद फूल खिलने लगे। हर बार जब सफ़ेद फूल खिलता तो बुद्धों की आकृति धुंधली हो जाती और भीड़ के कानों में फुसफुसाहट कमजोर पड़ जाती। ये देखकर कि उसकी अपनी जादुई शक्ति ने काम किया है, भिक्षु की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसके सामने रखी गाइडोन गोली फिर से चमक उठी। कुछ देर के लिए भीड़ के कानों में फुसफुसाहट फिर से गूंज उठी। दोनों के बीच लड़ाई का सामना करते हुए कई योद्धाओं ने युद्ध के मैदान को रोक दिया था, लेकिन वे सदमे में खड़े थे, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि स्वर्ग और मानव एकता टीम के योद्धाओं के चेहरों पर भी इस समय एक चकित भाव था और उन्होंने एक ही समय में गोली चला दी। मार्शल आर्ट द पी, महान दिव्य शक्ति। यह केंद्रित स्पिंट के दूसरे क्षेत्र, ट्रूफायर रिटर्निंग स्पिंट हील में एक मजबूत आदमी है। बस यह नहीं पता कि तीनों कोई में से कौन सा कबीला बड़ा है। ये और लिन डांस वह फ्रुमल है। नीचे दिए गए पोपिक इस पल आश्चर्यचकित थे कि वे 3 बार योगदान अंक के बारे में भूल गए थे। ट्रू फिल रियल में मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी खुद की ट्रू पिल्स जारी कर सकते हैं, लेकिन यह अक्सर ऐसा साधन होता है जिसका इस्तेमाल योद्धा आखिरी समय में करते हैं। सिल के बाद मार्शल आर्ट्स ट्रू पिल के टूटने का भी खतरा रहता है। जहां तक दैवीय शक्ति का प्रश्न है, ये युद्ध कौशल से भिन्न तकनीक है। प्रत्येक दिव्य शक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक योद्धा द्वारा संकेंद्रित आत्मा क्षेत्र में समझा और बनाया जाता है, जो केवल योद्धा की होती है। यह न केवल योद्धा की गोताखोरी शक्ति की अपनी धारणा के साथ मेल खाता है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों और कौशल से भी निकटता से संबंधित है जिसे उसने समझा है, जिसे दूसरों के लिए सीखना मुश्किल है। जहां तक युद्ध कौशल का प्रश्न है, जब तक योद्धा सुस्त न हो या कुछ युद्ध कौशलों के लिए विशेष आवश्यकताएं न हो, प्रतिभाशाली योद्धा समय के साथ महान सफलता या पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वे शुरुआत तो कर सकते हैं। प्रतिष्ठा के संदर्भ में अलौकिक शक्तियां स्वर्गीय युद्ध कौशल के समान ही प्रसिद्ध हैं, तथा अलौकिक शक्तियां स्वर्गीय युद्ध कौशल से अधिक प्रसिद्ध हैं। क्योंकि जो योद्धा अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, वे एकाग्र आत्मा क्षेत्र के योद्धा नहीं होते। जहां तक हेमिली एनमहार्ट कौशल की बात है, तो कैंटिनलिंग ऑफ रियल्म पहले से ही उन्हें प्रदर्शित कर सकता है। पहला पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा एक खजाना है यदि इसे प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति उच्च स्तर का नहीं है। शक्ति के संदर्भ में दोनों की तुलना करना कठिन है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक एकाग्र आत्मा क्षेत्र में योद्धाओं ने जो अलौकिक शक्तियां समझी हैं, वे जटिल और विविध हैं, इसलिए हर अलौकिक शक्ति अद्वितीय नहीं है। विविधता के बावजूद प्रत्येक अलौकिक शक्ति आक्रामक अलौकिक शक्ति नहीं होती, तथा उनमें से कुछ के अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। हालांकि 5 क्षेत्रों का किनारा हर किसी के चारों ओर कोहरे की बाधा के समान है, जो सभी अलौकिक शक्तियों को प्रदर्शित करने वाली शीर्ष शक्तियों के कारण है। जहां तक दोनों के बीच के अन्य विस्तृत अंतरों की बात है, तो दूसरे लोग नहीं जान सकते। केवल एकाग्रता की स्थिति में पहुंचकर और जादुई शक्ति को समझकर ही वे इसे समझ सकते हैं। लेकिन कई योद्धाओं के दिलों में जादुई शक्ति को समझना स्वर्गीय स्तर का युद्ध कौशल प्राप्त करने से भी अधिक रोमांचक है। जब दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई तो सभी के सिर पर सोना और सफ़ेद रंग दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे सफ़ेद फूल खिलते गए, सभी के कानों में फुसफुसाहट कम होती गई। कई योद्धा पहले से ही जानते थे कि ताओवादी आकृति दक्षिणी शिंजियान के शीर्ष परिवार से थी। ये दृश्य देखने के बाद हर कोई खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार यह 2 क्षेत्रों के बीच की लड़ाई थी। अगर दक्षिणी शिंजियांग जीत जाता तो शायद उनके परिवारों को भी जोंगजो में प्रवेश की उम्मीद होती। उन्होंने सुना था कि जोंगजो संसाधनों से समृद्ध है और फिर उन्हें दक्षिणी शिंजियांग के अन्य परिवारों के साथ मौत की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस समय जोंगजो से एक आकृति अचानक उभरी। इससे पहले कि यह व्यक्ति आगे बढ़ता, सभी को एक विशेष सुगंध महसूस हुई और वे उसमें लिप्त हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि उनके आसपास खिले सफ़ेद फूलों की भी अचानक से मंद पड़ गई। हम्फ। लेकिन दक्षिणी सीमा से ठंडी हवा आने के बाद सभी चौंक गए और तुरंत होश में आ गए। उसी समय उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने अपने ऊपर के 2 लोगों से खुद को प्रभावित होने से बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी इससे बच नहीं सकते। इस समय सभी ने 2 नए आंकड़े भी देखे। पहला हमला एक पतली महिला का था जिसके पास एक वेल था। उसका फिगर सुंदर था, हालांकि उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी वह आकर्षक दिख रही थी। हालांकि नीचे के कई योद्धा, विशेष रूप से नियंत्रण क्यूई रेसिम में उच्च स्तर के योद्धा, इस समय काये थे और उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसी ताकत वाला व्यक्ति जोंगजो के शीर्ष परिवार से एकाग्र आत्मा रेसिम में एक योद्धा होना चाहिए। वह युवा दिखता है लेकिन वास्तव में वह 5 या 600 साल का है।
वह अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की क्षमता रखता है, इतना मजबूत आदमी उनके दिल में कोई अजीब विचार नहीं आने देता। और अभी अभी जो खुशबू सबको महसूस हुई, वह शायद इस व्यक्ति की जादुई शक्ति के कारण थी। दक्षिण सीमा की ओर एक व्यक्ति भी दिखाई दिया। वह सफ़ेद कपड़े पहने था और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन जब यह व्यक्ति दिखाई दिया तो धीरे धीरे उसके चारों ओर बर्फ जमने लगी। उसी समय एक ठंडी आवाज़ जल्द ही सभी के कानों में गूंजी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो डापिस चू का अनुसरण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उपनाम चू भी जोंगजो में शीर्ष परिवारों में से एक है, और यह भी एक शीर्ष परिवार है जिसका सामना नानजियांग इस समय कर रहा है। यह महिला स्पष्ट रूप से चा परिवार की बड़ी है। खैर, मैंने लंबे समय से उस स्तर के किसी योद्धा से लड़ाई नहीं की है। जैसे ही एक अलौकिक वोत्रे की आवाज़ आई, उन दोनों में से जिको ने क्वासिडी से लड़ाई की। युद्ध के मैदान में कई योद्धा शब्द सुनकर रुक गए और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसी स्वर्गीय ध्वनि ने सभी को सहज बना दिया और यहाँ तक कि कई योद्धाओं को उसकी परीक्षा में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ट्वे के झगड़े के बाद सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके चेहरे तुरंत काफ़ी बदसूरत हो गए। उन शब्दों ने उन्हें बेतहाशा सोचने पर मजबूर कर दिया, और ये भयानक प्रभाव पिछले शहर की तुलना में कमज़ोर नहीं था। और जैसे ही एकाग्रता की स्थिति में दो डोमेन के शीर्ष योद्धाओं ने कार्रवाई की, नीचे के लोग तेजी से युद्ध के मैदान से दूर चले गए। योगदान बिंदुओं के साथ भी हर किसी के लिए इस समय अपनी ताकत लगाना उचित है। यदि वे समान स्तर के योद्धाओं के साथ युद्ध में कोई चुनौती पेश करते हैं तो ये जीवन और मृत्यु का मामला होगा। जल्दी पीछे हटना बेहतर है। वर्तमान युद्ध की स्थिति अब उनके हाथ में नहीं है। श्वेत कटे हुए आदमी के काम करने वाली महिला से लड़ने के बाद दो और आकृतियां दो डोमेन में दिखाई दी। ये दो लोग भी दो डोमरियों में शीर्ष परिवारों से केंद्रित आत्मा क्षेत्र में मजबूत पुरुष थे। जब वे दिखाई दिए तो उन्होंने अपने असाधारण गुणों को दिखाया। जब 6 लोग लड़ रहे थे तो हर कोई गिर गया कि आकाश अंधेरा था और पृथ्वी अंधकार में थी। धुंधली दृष्टि में 6 लोगों के आकृतियों को पहचानना भी मुश्किल था। वे केवल अपने होठों पर चमकती विभिन्न रंगों की अजीब रोशनी देख सकते थे, और यहाँ तक कि इस समय उनकी सारी इंद्रियां भी प्रभावित थीं। इससे पहले कि अंतिम 2 लोग आगे बढ़ते, चेन किंगहे और चिएरी किंगमैन और अन्य 2 तेजी से सीमा नोड की ओर पीछे हट गए। यदि वे युद्ध के मैदान से नीचे रहे जब सुप कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट रोसिम योद्धा लड़ रहे थे तो वे अनिवार्य रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि ये देखकर कि जोंगजो योद्धाओं ने भी पीछे हटने का फैसला किया, चेन किंगहे की चिंताएं थोड़ी कम हो गईं, क्योंकि इस तरह से अन्य कबीले के लोग निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित रहेंगे। पीछे हटते हुए चेन किंगहे ने अन्य युकी दायरे के योद्धाओं से उन 3 लोगों की पहचान भी जान ली जिन्होंने अभी अभी नानजियांग में कार्रवाई की थी। ये 3 लोग जियाओ के 3 शीर्ष परिवारों के बुजुर्ग थे। ये और लिन जो लंबे समय से एकांत में रह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 3 शीर्ष परिवारों के कई युगी दायरे के योद्धा भी जल्द ही डैन के चित्रों में दिखाई दिए और कभी भी अपना असली रूप नहीं देखा। इस बैठक में ये तीनों लोग एक साथ बाहर आ गए, और शीर्ष परिवारों की स्थापना के साथ इन 3 लोगों के राज्य की तरह 3 दानों में एक से अधिक हो सकते हैं। इन 6 लोगों के बीच वर्तमान लड़ाई यह निर्धारित करने की लड़ाई भी हो सकती है कि जेनजो और नानजियांग में से कौन सा क्षेत्र पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस लड़ाई में नानजियांग और अन्य 3 क्षेत्र ही लड़ाके हैं। भले ही कोई नुकसान हो, लेकिन स्थिति शायद पहले जैसी ही है। 5 क्षेत्रों की अपनी अपनी सीमा है जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यदि अन्य 4 क्षेत्रों को लाभ मिलता है तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। बुई जोंगजो एक 11-4 से लड़ सकता है और इसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इस लड़ाई का नतीजा अभी भी अज्ञात है। जहां तक विशिष्ट स्थिति का सवाल है, हम तभी तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त नहीं हो जाता और दोनों क्षेत्रों के शीर्ष परिवार चर्चा करके कोई परिणाम नहीं निकाल लेते। चेन किंगहे ने ऊपर देखा और जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। पहले तो वह अभी भी 2 लोगों के हमले को देख सकता था, लेकिन अब उसे कुछ समझ में आ गया है। फिलहाल चेन किंगहे ने परिवार की वर्तमान स्थिति और भविष्य में परिवार को होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी सोचा। युद्ध के बाद साउथिम हेर्डर का समझौता अब जनजातियों को बांध नहीं पाएगा। गोंडियान परिवार निश्चित रूप से इस महान अवसर को नहीं चूकेगा और सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकता है। यद्यपि अभी भी जीवित कई जनजातियों ने प्रगति की है, लेकिन एक श्रेष्ठ परिवार के रूप में गोंडियान परिवार ने भी इस युद्ध में बहुत कुछ हासिल किया है, जो कि परिवार से कहीं अधिक है। लोंगियान परिवार के मुखिया का सामना करना तर्कसंगत कदम नहीं है। सबसे जरूरी काम जनजातियों को एकीकृत करना होना चाहिए। तियानयू कबीले के चाचा और अन्य लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। हालांकि परिवार के सदस्य अब विभिन्न नोड्स में विभाजित हैं, यहां तक कि हुसिफ के मार्गदर्शन के साथ भी। उन्हें ढूंढना काफी परेशानी भरा है।
कुछ सोच विचार के बाद चेन किंगहे ने चेन किंगमेंग और अन्य दो के साथ दो दिशाओं में जाने का फैसला किया और फिर एक केंद्रीय स्थान पर मिले। इस तरह बहुत सारा ट्रिक बचाया जा सकता है। बोलने के बाद चेरी किंगटिएंग ने अपना विचार समाप्त किया और तुरंत चेन मानली को दूसरे नोड पर ले गया। चेन ओंगे विपरीत सड़क की ओर भागे। वर्तमान में लड़ाई अभी भी जारी है। कई पारिवारिक योद्धा है टिफ्टेड पर उसकी वेंडिंग कर रहे हैं, या ऊपर की लड़ाई देख रहे हैं, या इस अवसर का लाभ उठाकर एक और योगदान बिंदु प्राप्त करना चाहते हैं। आसपास के नोड्स पर कोई गार्ड नहीं है, इसलिए कबीले के सदस्यों से मिलने का यह अच्छा समय है। इसके बाद भले ही लड़ाई खत्म न हुई हो, वह अन्य कबीले के सदस्यों से संपर्क कर सकता है। आखिरकार चेन किंगहे के हाथ में अब 100 से ज्यादा योगदान अंक हैं। अगर वह उन्हें दूसरे आदिवासियों को कुछ उपयोगी संसाधनों के बदले में दे दे तो इससे आदिवासियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। निकटतम आदिवासियों के ठिकाने का पता लगने के बाद चेन किंगहे ने भी अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। आधे घंटे बाद चेन किंगहे ने चेन किंगयो को ढूंढ लिया। जैसे ही दोनों मिले और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हुए, चेन किंगहे अचानक रुक गए और युद्ध के मैदान को देखने लगे। मैंने देखा कि जो काले बादल पहले उड़ रहे थे वे इस समय धीरे धीरे शांत हो रहे थे, और जो रंग बिरंगी रोशनियां पहले चमक रही थीं वे भी इस समय धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। उसी समय चेन किंगहे के कानों में एक स्पष्ट आवाज आई। 7 दिनों के बाद कोहरा फिर से सीमा पर सभी नोड्स को ढक लेगा। सभी जातीय समूहों के लोगों को 7 दिनों के भीतर अपने योगदान बिंदुओं को भुनाना होगा और सीमा छोड़नी होगी। समय सीमा के बाद किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद मेरा नानजियांग सीमा पर जोंगजो के लिए एक मार्ग खोलेगा। मार्ग महीने में एक बार खोला जाएगा। उस समय दोनों क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के पास जा सकते हैं। आवाज सूक्ष्म लेकिन बहुत स्पष्ट थी, जैसे कि कोई उसके बगल में बात कर रहा था, और दूसरों के चेहरों पर आश्चर्यचकित प्रतिक्रियाओं ने भी चेन किंगहे को एहसास दिलाया कि अभी जो शब्द सुने गए थे वे अकेले उसने नहीं सुने थे, और इन शब्दों का अर्थ भी बहुत स्पष्ट था। तब से दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। 7 दिनों के बाद सभी नाडे फिर से कोहरे से ढक जाएंगे। आर्टिफैक्ट की मिलियन के बिना कोहरा अब प्रदर्शन की तुलना में व्यापक क्षेत्र में है। जहां तक जोंगजो के लिए मार्ग का सवाल है तो ऐसा लगता है कि यह इस लड़ाई के परिणामों के कारण है, और ऐसा लगता है कि नानजियांग को अन्य 3 क्षेत्रों पर थोड़ा लाभ है। अन्यथा जोंगजो की ताकत के साथ ये कभी भी क्षेत्रों से आने जाने के लिए ऐसा मार्ग नहीं खोल सकता था। चेन किंगे के दिमाग में बहुत सारी जानकारी गुजरी, लेकिन इससे चेन किंगे की गति तेज हो गई। ये परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है कि युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि वह अभी तक अन्य जनजातियों में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए बीच में बर्बाद होने वाला समय बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह परिवार को खोए हुए को पकड़ने से रोकता है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ज़्यादा सोचना बेकार है। सबसे जरूरी बात यह है कि जल्द से जल्द दूसरे आदिवासियों से जुड़ें और फिर अगले कदम पर फैसला लें। जब युद्ध समाप्ति की खबर फैली तो सभी जनजातियों के लोगों के मन में अलग अलग विचार आए। विवाहित परिवारों ने आह भरी, क्योंकि इस युद्ध में परिवार के कई सदस्य मारे गए, जिससे परिवार की समग्र शक्ति में गिरावट आई। विशेष रूप से परिवार में कई जनजात योद्धाओं की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार का विकास भी धीमा हो गया। कुछ परिवार इसलिए भी कमजोर हो गए क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन परिवार के एक सदस्य को पहले से ही बढ़त हासिल थी, और अब इस लड़ाई के कारण वह कमजोर हो गया है, जो परिवार के लिए अच्छी बात है। कुछ मजबूत ताकत वाले परिवारों को अफसोस था, क्योंकि उनके हाथों में योगदान बिंदु उन चीजों के लिए विनिमय करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिन्हें परिवार ने चेतावनी दी थी, और यदि वे वर्तमान अवसर से चूक गए तो उनके लिए इन दुर्लभ दूसरे सर्वश्रेष्ठ को ढूंढना और कुछ अन्य चीजों के लिए विनिमय करना मुश्किल होगा जो परिवार के लिए कहीं और उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अब वे केवल इसके लिए समझौता कर सकते हैं। जहां तक उस मार्ग का प्रश्न है जो बाद में जोंगजेव तक ले जाता है, इसने भी कई परिवारों में गहरी रुचि पैदा कर दी है। जोंगजो संसाधनों से समृद्ध है। अगर वे जोंगजो जा सकते हैं तो शायद उन्हें कुछ दुर्लभ संसाधनों का आदान प्रदान करने और समान नए पारिवारिक चैनल खोलने की भी उम्मीद है। आखिरकार दक्षिणी सीमा विशाल और संसाधनों से समृद्ध है, और हमेशा कुछ अजीब चीजें होती हैं जो जोंगथो के पास नहीं होती हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों के लिए यह अच्छी बात है कि उनके पास जो कुछ है उसका आदान प्रदान किया जाए। एक दिन बाद रुकें। चेन किंगहे ने अंततः 49 नोड पर चेन तियानयू के अन्य आदिवासियों को सफलतापूर्वक हराया। जहां तक आंखों की बात है, कई आदिवासियों के दांत क्षतिग्रस्त और खराब हालत में हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस साल की लड़ाइयों में मिशन लगातार थे, और वायु नियंत्रण क्षेत्र में उच्च स्तरीय योद्धा सभी बाहर तार करते हैं। भले ही जनजातियों ने बैठक से बचने का इरादा किया हो, वे युद्ध के मैदान में थे और पीछे नहीं हट सकते थे। अधिकांश जनजातियों के पास अब पवित्र वृक्ष की सुरक्षा नहीं थी, और यहाँ तक कि कुछ चोटों को भी समय पर ठीक नहीं किया जा सका।
लेकिन सरसरी निगाह डालने पर पता चला कि पहले मर चुके 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लेबेसमैन वहीं थे। ये कई सारी बॉड खबरों के बीच एक अच्छी खबर थी। किनशो, भाई किंग्स, कहाँ गिन गए? उनदेतियान्यू, भाइयों। बहुत देर तक एक दूसरे को न देखकर सभी खुशी से चिल्ला उठे। चेन किंगहे ने भी जवाब में सिर हिलाया। चेन किंगे के आगमन के साथ कई जनजातियों ने अधिक सहजता महसूस की, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि चेन किंगे ने एक सफलता हासिल की है, जो कि परिवार और कबीले के लिए खुशी की बात थी। हालांकि चेन तियानयू, जो एक तरफ खड़ा था, ने गंभीरता के साथ कहा, किंगहे, युद्ध समाप्त हो चुका है। क्या आपके पास हमारे भविष्य की कार्रवाइयों के लिए कोई योजना है? चान तियानयू के सवाल का सामना करते हुए चेन किंगा के चेहरे पर भी गंभीरता का भाव था। सिंह पर मौजूद अन्य जनजाति के लोग ये सुनकर कुछ और नहीं बोले और उनके चेहरे गंभीर हो गए। कुछ देर सोचने के बाद चेन किंगहे ने धीरे से कहा, युद्ध के तुरंत बाद आदिवासियों को इकट्ठा करने और रवाना होने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। आधे दिन में गोंडियान परिवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परिवार में कई लोग हैं। चुपचाप घर छोड़ना आसान नहीं है। ये सुनकर चान तियानयू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। दरअसल उसने पहले भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन युद्ध अचानक समाप्त हो गया और सबसे अच्छा अवसर खो गया है। इसके अलावा चेन तियानयू को पहले से ही महसूस हो रहा है कि उसे और अन्य लोगों को निशाना बनाया गया है, जो निस्संदेह बुरी खबर है। उन्डे तियानयू, गोंडियान परिवार के लोगों को इस युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा होगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्डे किंग और अन्य कबीले के सदस्यों ने भी सफलता हासिल की है। बहुत से लोगों को बस बाहर जाकर गोंडियान परिवार से लड़ना चाहिए। परिवार की पिछली जांच के अनुसार गोंडियान परिवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। युगी क्षेत्र में कुछ उच्च स्तरीय योद्धा अवश्य ही कबीले में बचे होंगे। यदि वे अपना रास्ता निकाल लेते हैं तो परिवार के लिए आशा की कोई किरण नहीं है। चोन हानिक्सिन और अन्य लोगों ने क्रोधित स्वर में कहा। 1 वर्ष के युद्ध क्षेत्र प्रशिक्षण के बाद हालांकि कुछ लोगों के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, उन्होंने दुश्मन के अनुभव, युद्ध कौशल और आंतरिक सेना के मामले में काफी प्रगति की है। यदि शर्तें पर्याप्त हैं तो 3 लोगों का 9 सितारा कनेक्शन भी महान शक्ति डाल सकता है। एरी को मारने के लिए सीमा पार करना मुश्किल नहीं है। किनारे पर चेन हानचेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। यद्यपि दुश्मन मजबूत है, वे कमजोर भी नहीं हैं और वे निश्चित रूप से गोंडियान परिवार से लड़ने में सक्षम होंगे। कबीले के लोगों के ऊंचे मनोबल को देखकर चेन तियानयू को राहत मिली, लेकिन फिर भी उसका सिर चकरा गया। नहीं, दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। इस बार परिवार ने प्रगति की है। गोंडियान परिवार का तो कहना ही क्या, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली है और पौष्टिक स्पिरिट की गोली का आदान प्रदान करने में अग्रणी रहा है। श्रेष्ठ परिवार की नींव निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम बराबरी कर सकें। चेन किंगे ने यह भी कहा, गोंडियान परिवार के पास युकी क्षेत्र में कई उच्च स्तरीय योद्धा हैं। हो सकता है कि इस बार किसी ने सफलता हासिल कर ली हो। पत्थर के खिलाफ अंडे से लड़ना उचित नहीं है। भले ही चेन किंगहे का मानना है कि उसकी अपनी ताकत कमजोर नहीं है, अगर प्रतिद्वंद्वी तियानरेन्हे क्षेत्र में एक योद्धा है तो उसे जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। युकी दायरे के निम्नलिखित स्तरों के बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तियानरेन्हे दायरे में योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी उधार ले सकते हैं, जो कि निम्नलिखित स्तरों से एक गुणात्मक परिवर्तन है। यदि वे बलपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो वहां उपस्थित जनजातीय लोगों को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। चेन तियानयू और चेन किंगहे की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के माथे पर बल पड़ गए। यहां तक कि परिवार के 2 सबसे मजबूत लोगों ने भी कहा कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, इसलिए वे और भी कम प्रतिद्वंद्वी थे। ये देखकर कि आदिवासियों के बीच माहौल थोड़ा उदास था, चेन तियानयू ने मुड़कर कहा, इस बार परिवार का मिशन गोंडियान परिवार से सीधे भिड़ना नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में हमने जो आत्माएं एकत्र की हैं उन्हें परिवार के पास वापस भेजना है। परिवार में मृतक आदिवासी निश्चित रूप से इन आत्माओं के साथ प्रगति करेंगे। जब परिवार कार्रवाई करेगा तो गोंडियान परिवार को निश्चित रूप से बचाव के लिए वापस लौटना होगा और फिर हमारा संकट हल हो सकता है। ये सुनकर वहां मौजूद आदिवासी अभी भी उदास दिख रहे थे। सीमा और सामूहिक कब्र पहाड़ के बीच काफी दूरी है। किंगलैन को दिन रात यात्रा करने के बाद भी सीमा तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लग गया। इसके अलावा इस बार गोंडियान परिवार की बाधा भी है। आत्मा संसाधनों को परिवार तक वापस भेजने का मिशन बहुत कठिन है, और अब वे न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। 2 क्षेत्रों के बीच इस युद्ध में परिवार के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा मूल रूप से सीमा पर आ गए हैं और परिवार की शक्ति खाली है। यदि वे सभी मर जाते हैं तो परिवार निश्चित रूप से उबर नहीं पाएगा और इस समय सीमा पर परिवार के सदस्यों की सारी उपलब्धियां भी खत्म हो जाएंगी।
जब परिवार को फिर से गोनग्यान परिवार के हमले का सामना करना पड़ेगा तो उनके पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होगी। यदि वे सुरक्षित रूप से परिवार के पास लौट सकें और इस यात्रा से प्राप्त लाभ को परिवार तक पहुंचा सकें तो परिवार में अभी भी लड़ने की ताकत बनी रहेगी। इस मिशन की कठिनाई को समझकर वहां उपस्थित सभी परिवारजनों का मन भारी हो गया।